हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इसका आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। जो इस टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसे देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरण आया था, उसके बाद ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। ठीक है, तो रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरण देख ले, इसके बाद इसे समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि जो परमाणु होता है वह एक उदासीन कण होता है। ठीक है, जो परमाणु होता है वह सूक्ष्म कण होता है और इसके अंदर में एक उदासीन कण होता है जिसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। ठीक है, और उसकी चारों ओर कक्षाएं होती हैं। उसकी चारों ओर कक्षाएं होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है, उस पर इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, उस पर इलेक्ट्रॉन होती है। यह बात तीन बात मुख्य कही है। ठीक है, चलिए हम लोग इसी को डिटेल से देखते हैं। इसमें जिसमें लिखा हुआ है सबसे आसान भाषा में क्या बोल रहा है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार, ये जो होता है परमाणु अति सूक्ष्म बहुत ही छोटा गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होते हैं। उदासीन कण होते हैं। ठीक है, जो कि ये जो नाभिक है उदासीन कण होते हैं। ठीक है, परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, अभी नाभिक का बात कही गई है। क्या बोल रहा है कि परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान जो होता है, जो परमाणु का कुल द्रव्यमान होता है, जो सबका द्रव्यमान होता है, उसके नाभिक पे होता है। ठीक है, उसके नाभिक पे होता है, यानी कि केंद्र पे होता है। नाभिक को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं। मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है, उसका हम लोग तौलाए, उसका हम माप किए तो वह निकला, मान चलिए 50 किलो निकला। लेकिन जब हम तवल के 1 किलो खाना खाएंगे और उसके बाद हम तौलाएंगे तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो द्रव्यमान होता है तो उसके नाभिक में होता है, उसके केंद्र में होता है। तो मनुष्य के भी नाभिक में ही द्रव्यमान होता है उसका। ठीक है, ये बात कही गई है इसमें। तीसरा क्या है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर कोटि व परमाणु की त्रिज्या क्या बोल रहा है, जो होता है नाभिक की त्रिज्या जो होती है, यानी कि जो अंदर वाला जो त्रिज्या होती है 10⁻12 सेंटीमीटर कोटि होता है। इसे कोटि में लिया जाता है। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि की होती है। जो इसका परमाणु की जो त्रिज्या, ये पूरे का त्रिज्या है वो 10⁻8 सेंटीमीटर है। इससे पहले हम पढ़े थे रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण, तो इसमें रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 सेंटीमीटर कोटि था। ठीक है, तो बोलिए कि उसको तो वहां इतना ऐसा लिखे थे, लेकिन अब इसे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो जब उसने पहला बार माप किया तो इतना आया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो परिकीर्णन करने के बाद वह सुधार किए तो आया इतना 10⁻12 सेंटीमीटर। ठीक है, रदरफोर्ड ने सबसे पहले यही लिया था, इसलिए हम लोग भी वही माप लिए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आया कि जो परमाणु की त्रिज्या बड़ा है या फिर नाभिक की त्रिज्या। तो देखिए, जितना ऊपर में माइनस लगा होता है उतना ही छोटा होता है। इसमें -12 लगा हो यानी कि छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, एक और बात 4 नंबर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमती है। देखिए क्या बोल रहा है, नाभिक की चारों ओर, जो नाभिक है उसके चारों वृत्ताकार कक्षाएं होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन घूमती है। वही बात लिखी गई है। ठीक है, ये हो गया। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के एक दूसरे से, मतलब कि दोनों के बीच संबंध विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, ये एक बल का बात हो रहा है, विद्युत आकर्षण बल। इसके कारण देखिए, इसके कारण क्या हो रहा है, इसी कारण बंधा हुआ है। मान के चलिए इस
विद्युत आकर्षण बल के कारण नहीं बंधा होता, क्या होता कि जो इलेक्ट्रॉन है घूमते 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 कभी कभी इसमें अंदर भी तो आ सकता था, लेकिन इस बल के कारण, विद्युत आकर्षण बल के कारण वह इस पे अंदर पे नहीं आ पाता है, उसी कक्षाएं पर घूमती रहती है। ठीक है, अब बोल रहा क्या इसकी सीमाएं या कमियां। अब इसकी सीमाएं मतलब क्या होता है, सीमाएं मतलब होता है कमियां, उसमें क्या क्या कमियां निकाली गई है। तो हम लोग इसकी कमियां निकालते हैं, क्या है, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अब जो क्लार्क मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आया था, तो उसके आधार पर बताया कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है। चलिए इसे हम फिर से बनाते हैं डायग्राम, इसके बाद समझते हैं। चलिए, ये क्या बताया क्लार्क मैक्सवेल ने, बताया कि जो वही परमाणु है, ठीक है, इसके बीच में तो जानते हैं होता क्या है, एक उदासीन कण होता है और वो उसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसमें बताया कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब धनावेशित, ये तो धनावेशित है ना, और इसके अंदर जो बाहर में है वो न ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन न ऋणावेशित है। ठीक है, ये न ऋणावेशित है, ये न ऋणावेशित है, तो इसके इलेक्ट्रॉन धनावेशित चारों ओर वृत्ताकार गति करता है। जो ऋणावेशित होते हैं वो धनावेशित की चारों ओर गति करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में लगातार विकिरण के कारण जब इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूमती है तो उसके कारण ऊर्जा का हानि होता है। अतः नाभिक में धीरे धीरे गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वह दौड़ रहा है और एक समय उसके शरीर में ऊर्जा नहीं बचेगा तो वह क्या होगा, बाद में थक जाएगा, गिर जाएगा। तो इसी प्रकार इससे रिलेट कर रहे हैं हम कि जब उसका ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, उसमें हानि होगा, तो वह धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसे जो डाल्टन साहब थे, रदरफोर्ड साहब थे, वो नहीं बता पाए, तो इसका पहला कमियां हो गया। ठीक है, और दूसरा कमियां क्या रहा कि बोरा यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉन विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब बोल रहा है क्या, जो इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है उसके विकिरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर पाया। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ना, उसको स्पष्ट नहीं कर पाया, है ना। यही था 2 कमियां और ये 5 गुण। ठीक है, ये समाप्त होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके साथ यह वीडियो भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।